हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए डिस्कस करते हैं एक नए टॉपिक पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक्चुअली देखिए, ये जो पर्सनल फाइनेंसिंग है ना, इसके बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करता। इवन आप फैमिली के साथ होते हैं, दोस्तों के साथ होते हैं, जब आपका एज 20, 25, 30 के आसपास होता है तो इसके बारे में बहुत एक डीप डिस्कशन नहीं होता। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 20, 25 के एज में अगर आपने पर्सनल फाइनेंस समझ लिया और उसको सही से इम्प्लीमेंट कर दिया, तो आने वाले नेक्स्ट 20, 25 ईयर्स के अंदर आपके पास एक काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। और ये मैंने खुद भी फील किया हुआ है कि मतलब लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के वजह से आदमी का जो इन्वेस्टिंग कैरियर है, जो कि एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकता है, वो काफ़ी लेट स्टार्ट होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। मैंने कुछ स्लाइड बनाया हुआ है, उस स्लाइड के अंदर विथ एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे कि किस हिसाब से हमें अपने इनकम को प्लान करना चाहिए और कैसे हमें उसे एलोकेट करना चाहिए। तो देखिए, अगर कोई भी आदमी अगर 25 साल के एज में अपना करियर स्टार्ट कर दिया, तो उसके पास एक सैलरी का इनकम है। अब 25 साल की उम्र में अगर वो करियर स्टार्ट करता है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी लायबिलिटी हैं। उसको क्या करना है, सिंपल कुछ बेसिक ही तो एक्सपेंडिचर है, रहने और खाने का खर्चा है। और क्या, कुछ भी खर्चा नहीं है। हो सकता है कुछ पैसे उसको घर पे देना पड़े, लेकिन उसके बाद भी वो चाहे तो कुछ पैसा सेव कर सकता है। तो सिंपल अगर हम ये समझ के चलें कि आज के डेट में अगर कोई करियर अगर 25 साल के एज में शुरू करता है और उसको 30, 30, 35 थाउजेंड अगर सैलरी आती है, तो क्या उसके अंदर वो 5 से 10 हज़ार के बीच में क्या एसआईपी कर सकता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा एलोकेशन होता है, एसेट एलोकेशन होता है। तो हाँ, मुझे लगता है कि वो कर सकता है। क्योंकि देखिए, आपके लिए जो पैसा है ना, वो आप ही को कमाना पड़ेगा। और पैसा कमाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो आप ही करेंगे, चाहे वो लर्निंग के माध्यम से करें या फिर आपने लर्न कर लिया, अब पैसा भी कमाने लगे, तो अब आपको अगर सेविंग करनी है तो वो भी आप ही करेंगे। तो तो जो भी आपका ग्रॉस इनकम है, उस इनकम से आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए डेडिकेटेड विथ हैंडसम सम एश्योर्ड। और टर्म इंश्योरेंस भी होना चाहिए, जो कि आने वाले टाइम में आपके लाइबिलिटीज को वो कंपनसेट कर दे इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। लेकिन ये जो टर्म इंश्योरेंस है वो तब होना चाहिए जब आपका मैरिज हो गया हो, देन आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अदरवाइज जब तक आपका मैरिज नहीं है तो फिर टर्म इंश्योरेंस तब तक के लिए पोस्टपोन रखना चाहिए। दूसरा चीज की जो भी आपका इनकम है, जो सैलरी है, उसका मिनिमम 20% तो एसआईपी कीजिए ही। ये एसआईपी और करने के लिए आपको ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास अभी पैसे कम है, मैं एक ही बार 10 हज़ार से शुरू करूंगा या मैं एक ही बार 5 हज़ार से शुरू स्टार्ट करूंगा। अगर शुरू में आपके पास 2 हज़ार की सेविंग हो रही है, आप 2 हज़ार से स्टार्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर सपोज कीजिए कि 25 साल की उम्र में आप एसआईपी शुरू आपने कर दिया और ये अगले 20 साल तक अगर आप कर रहे हो, तो पूरे 20 साल मतलब इस टाइम पे जो आपने 2 हज़ार रुपये डाला और यहाँ तक आते आते जो वो 20 साल कंप्लीट करेगा, तो इसके ऊपर जो कंपाउंडिंग है ना, वो उसको मिलेगा। और ये जो रिस्क है ना, मतलब पूरे 20 साल का, ये रिस्क मिटिगेट कर देगा। जो मार्केट में एक अप एंड डाउन साइकिल आता है, उस साइकिल के रिस्क को वो मिटिगेट कर देगा। तो टाइम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और अगर टाइम देंगे आप मार्केट के अंदर, तो पैसा अपने आप बनता है। अब तीसरी चीज होती है कि जो भी आप अपना खर्चा प्लान करें, उस खर्चे को आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपना खर्चा कितना कम से कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, या तो आप अभी आप लेविश लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, या तो थोड़ा सा मतलब आप टाइट चलिए शुरू के 10 साल तक, 35, 40 साल तक। उसके बाद एक कॉर्पस बन जाए, फिर आप थोड़ा सा आप मतलब इंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा मतलब उस टाइप में कि ठीक है, आज हम कहीं और चले गए, आज बॉम्बे चले गए, मद्रास चले गए, गोवा चले गए, या फिर आउट ऑफ कंट्री चले गए घूमने के लिए। तो इस टाइप का। अदरवाइज जो खाने पहनने रहने का खर्चा है, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो तो आप करेंगे ही, लेकिन वो करने के बाद आसानी से आप पैसा बचा सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं सेकंड स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि जो हमारा एक मिनी जो एक इन्वेस्टमेंट है, वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर वो कितना बन सकता है। तो ये मैंने एक फॉर्मूला बना रखा है अपना, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का। तो अगर सपोज कीजिए कि आप एसआईपी अगर आप मार्केट के अंदर करते हैं और निफ्टी 50 में,
या ब्लू चिप इक्विटी फंड के अंदर, डायरेक्ट ग्रोथ फंड में, तो वहाँ आपको 12% के रेट से बहुत इजीली कंपाउंडिंग रेट मिल जाता है, रिटर्न मिल जाता है। तो आपका जो पर एनम का रेट है वो 12% का है। आपको जो एसआईपी करना है वो 10 ईयर्स तक करना है। तो 10 ईयर्स का मतलब ये हो गया कि 10 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाई 12 मंथ्स, यानी कि 120 महीने। ये जो आपका एसआईपी का पेमेंट स्टार्ट होगा वो आपके 25वें साल से शुरू होगा। मतलब आपका एज 25 साल है, आपने करियर शुरू किया, वहीं से आपने एसआईपी शुरू कर दी। तो ये पैसा आपका, अगर आप 10 ईयर्स तक करते हो, तो ये हो जाएगा 11,50,193 रुपये। अब सपोज कीजिए कि इस पैसे को आपको आगे कुछ भी नहीं करना, इसके बाद आपको एसआईपी अपनी बंद कर देनी है, कहीं और कुछ और करना है, तो अगर आप इस पैसे को छोड़ भी दोगे वहीं पे, क्योंकि देखिए आपका जो रेगुलर इनकम है वो तो आ ही रहा है, वहां से आप सारी जरूरतों को पूरी कर सकते हो, फिर इस पैसे को निकालना क्यों अभी 35 ईयर्स के एज में? इस पैसे को आप यहीं छोड़ दो। अगर ये पैसा आप यहाँ छोड़ देते हो अगले नेक्स्ट 10 ईयर तक, तो इसके ऊपर जो कंपाउंडिंग रिटर्न बनेगा 11,50,000 का, ये हो जाएगा आपका 35,72,000। तो सोचिए, केवल 5,000 का एसआईपी जो आपने शुरू किया था 120 महीने के लिए, जो कि अगर आप इसका प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 120, यानी कि 6 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका 35 लाख बन गया ये। हाँ, 6 लाख का इन्वेस्टमेंट 35 लाख बन गया। तो इसी तरह से अब देखिए, अब ये आपका सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। अगर आप ये 5,000 की जगह अगर आप 10,000 के ऊपर आप अगर कैलकुलेशन करते हैं, 10,000 के ऊपर आप सेविंग करते हैं, तो देखिए ये आपका सीधे 71 लाख हो गया। 35 लाख से सीधे 71 लाख हो गया। दूसरा केस है कि अगर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रिटर्न है, वो पर एनम 12% का है, लेकिन एसआईपी क्यों? क्योंकि अगर आप 25 साल की उम्र में अगर आपने करियर स्टार्ट किया, तो 35 में एसआईपी बंद करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई लॉजिक ही नहीं है। आप उसको 20 साल तक बड़े आराम से चला सकते हैं। तो अगर आप 20 साल तक चला रहे हैं तो 240 महीने हुए। 240 महीने अगर आप 5,000 रुपये का एसआईपी स्टार्ट करके आप कंटिन्यू किए हुए हैं, तो आपका 45वें साल के अंदर, मतलब नेक्स्ट 20 ईयर्स के अंदर, मतलब 25 ईयर्स के आप हो गए, आपने 20 ईयर्स तक आपने एसआईपी की, तो 25 प्लस 20 45 ईयर्स तक आपको ये 50 लाख के आसपास ये आपका कॉर्पस बन जाएगा। और इस 50 लाख को अगर आप नहीं निकालते हैं, अगले 10 ईयर तक छोड़ देते हैं उसी के अंदर कंपाउंडिंग होने के लिए, तो ये तकरीबन 1,53 लाख का कॉर्पस आपका क्रिएट हो जाता है। तो चूंकि हर कोई एक, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि सैलरीड एम्प्लॉय हैं, तो सैलरीड एम्प्लॉय के अंदर उसके के साथ क्या होता है कि उनके पास एक पीएफ का भी कॉर्पस होता है। तो सपोज कीजिए कि किसी की सैलरी अगर 30, 40, 50 हज़ार रुपये भी है, हालांकि इतना कम होता नहीं, इससे ज़्यादा ही होगा, और अगर आपका 4,000 रुपये पर मंथ का पीएफ के अंदर आपका डिपॉजिट जा रहा है, तो ये पीएफ का डिपॉजिट 45 ईयर्स तक ये 23,56,000 हो जाएगा। तो 23,56,000 ये, और 49 लाख ये, तो ये तकरीबन 73 लाख आपका ये 45 ईयर्स के एज में आपका आपके पास कॉर्पस होगा। या अगर आप 55 तक जाते हैं, तो 55 तक आपका एसआईपी और प्लस म्यूचुअल फंड, सॉरी, पीएफ का पैसा, ये मिलके हो जाएगा 2,26,00,000 रुपए। तो इस तरह से आप एक बड़े वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, जो अवेयरनेस है, वो आप अवेयर हो करके रखेंगे, तो आप डेफिनेटली, और टाइम देंगे लंबा, 10 साल 20 साल जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से, तो डेफिनेटली आप बहुत बड़े पैसों के ऊपर बैठे रहेंगे एक लंबे टाइम के बाद। दूसरा एक और कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे, तो इसमें क्या होता है कि इस कैलकुलेशन के अंदर हमने ये दिखाया हुआ है कि अगर किसी चीज को 100 टाइम्स जाना है, तो उसको कितने रेट, मतलब किस रेट से उसको ग्रोथ देना होगा। तो अगर 14% का भी रेट, वो 14% का अगर आप का आरओआई अगर जनरेट कर पाते हैं, तो 35 ईयर्स का पैसा आपका 100 गुना हो जाता है। 16% से 30 साल में 100 गुना हो जाता है। और 20% के रेट से अगर आप रिटर्न ले लेते हैं कहीं से भी, तो वो 25 साल में डबल हो जाता है। और 25% के रेट से तो 20 साल में। अब सपोज कीजिए कि आपकी सैलरी एक टाइम पे आने के बाद से 10 लाख रुपए हो गई। शुरू में 35 40 थी, 10 लाख रुपए हो गई। तो अब मतलब मेरे हिसाब से शायद ये होना चाहिए कि ठीक है, जो आपका पैसा एसआईपी में जा रहा है वो एसआईपी में ही रहे। साथ में अगर आपका जो सैलरी बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसी रेट ऑफ
इंक्रीमेंट से आप अपने एसआईपी को भी बढ़ाते रहें तो बहुत अच्छा है। और अगर नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो भी वो आपने कैलकुलेशन देखा ही, अगर आप बढ़ा रहे हैं तो आपका वो अमाउंट और भी बड़ा बनेगा। लेकिन वो तो हो गई एसआईपी की बात, वो हो गया आपका पैसिव इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर एक्टिव इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं डायरेक्ट इक्विटी के अंदर, तो हाँ ठीक है। अगर आपकी सैलरी मतलब 40 ईयर्स तक आते आते अगर 10 लाख के आसपास है 2024 के अंदर, तो जरूर आप उसका मिनिमम 50% या इवन 1 साल का सीटीसी भी आप इक्विटी के अंदर एलोकेट कर सकते हैं। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि अगर आपने 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, या चलिए 2 लाख रुपए ही लेके चलते हैं, कि 2 लाख रुपए का आपने ना इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। अब इस 2 लाख के अंदर आपको ना 4 कंपनी लेनी है। 4 कंपनी में 3 कंपनी आप तीन तीन कंपनी आप निफ्टी 50 का लेंगे, और बाकी का जो 2 कंपनी होगा, 5 कंपनी लेनी है, 3 कंपनी निफ्टी 50 और बाकी का 2 कंपनी आपको मिड कैप स्मॉल कैप से लेना है। और लेकिन वो भी टॉप 200 का ही होना चाहिए, या 250 इंडेक्स में होना चाहिए। तो अगर आपने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 2 लाख का कॉर्पस आपने बना लिया इक्विटी के अंदर, और उसके अंदर अगर सपोज कीजिए कि ये आपका पैसा नेक्स्ट मतलब आपने क्या किया कि 25 to 30 ईयर्स के बीच में आते आते 25 to 30 ईयर्स के बीच में आते आते आपने पैसा ये 2 लाख रुपए का आपने इक्विटी में एलोकेशन कर दिया। तो नेक्स्ट 20 ईयर मतलब कि 50 साल आते आते आपका आपका अगर 25% के रेट से भी आपका पैसा ग्रोथ किया है, तो 20 साल के अंदर ये पैसा आपका डबल हो जाएगा। तो अब इसको आप इस हिसाब से दे सकते हैं, मतलब कि आपका जो 2 लाख रुपए है, ये 20 साल में ये आपका 100 बैगर हो जाएगा, अगर आप 26% के रेट से अगर आप रिटर्न जनरेट करते हैं, तो 2 लाख 2 करोड़ हो जाएगा। और ये होना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप बाजार के ट्रेंड को देखेंगे ना, तो आपको भी लगेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब आइए, जो ये एक इक्विटी एलोकेशन है, तो यहाँ ये तो बात हो गई डायरेक्ट इक्विटी एलोकेशन की, जिसको आप एक्टिव इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। लेकिन ये जो है, ये है एसआईपी, ये एक पैसिव इन्वेस्टमेंट है, जहां आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक अच्छे म्यूचुअल फंड को देख के या निफ्टी 50 ईटीएफ के अंदर पैसा डालना है, डालते रहना है, और उसको टाइम देना है। टाइम देंगे, अपने आप जो भी रिस्क होगा वो मिटिगेट होगा, और आप देखेंगे कि लास्ट में काफी एक अच्छा रिटर्न बनेगा। अब आइए रिस्क की बात करते हैं कि मार्केट के अंदर रिस्क क्या है। तो रिस्क के लिए हम लेके चलते हैं आपको एक वेबसाइट के अंदर, उसका लिंक भी हम आपको शेयर कर देंगे, जहां से हम ये देख सकते हैं कि बाजार में किस हिसाब से रिस्क रिस्क होता है। तो ये देखिए, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ये ये निफ्टी 50 का ऑल टाइम चार्ट है। अब इस ऑल टाइम चार्ट के अंदर हमें क्या दिख रहा है? हमें तो ये दिख रहा है ना कि 99 से जब ये निफ्टी स्टार्ट हुआ, वो 1000, मतलब इंडेक्स की वैल्यू 890 थी। अब ये इंडेक्स की वैल्यू 22,000 हो गई है। लेकिन क्या बीच में करेक्शन आया है? हाँ आया है। लेकिन क्या क्या करेक्शन सस्टेन किया है या ग्रोथ सस्टेन किया है? तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ग्रोथ सस्टेन किया है। तो मतलब क्या हुआ कि आप हमें जितना अर्ली एज में हम अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर देंगे, ये जो निगेटिव फैक्टर है वो फैक्टर्ड इन हो जाएगा, और हम एक अच्छे कॉर्पस के अंदर बैठे रहेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि एक 25 साल का आदमी जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, या यहाँ इन्वेस्ट किया, या यहाँ इन्वेस्ट किया, तो उसके पास तो 2016 से अभी 2025 है। लेकिन अगर कोई 50 साल का आदमी है, 50 साल का आदमी अगर कोई यहाँ पे स्टार्ट किया, 2016 में स्टार्ट किया, यहाँ पे एक इतना बड़ा डीप देख लिया, तो वो तो उसको उसका तो सारा रिटर्न यहाँ पे निकल गया। वो क्या, उसको तो लगेगा कि अरे यार मैंने तो गलती कर दी। तो तभी एसआईपी के अंदर क्या है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या है, और जो कंपाउंडिंग है उसका एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है कि आप किसी भी अच्छी चीज को बाई कीजिए, और बहुत लंबे समय तक उसको होल्ड करके रखिए, आपको पैसा बनाएगा। आप डायरेक्ट इक्विटी में नहीं कर सकते, आप एसआईपी में रहिए। वहाँ वहाँ डाउनसाइड भी लिमिटेड है, अपसाइड भी लिमिटेड है, लेकिन हाँ 12-13%, 14% का रिटर्न आपको कहीं भी मिल जाएगा, चाहे वो एसबीआई या फिर मिराई का म्यूचुअल फंड हो या क्वांट का हो। क्वांट में तो थोड़ा ज़्यादा ही रिटर्न मिलता है। अब आइए थोड़ा स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये रिलायंस का स्टॉक है। अब रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक को अगर आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम फ्रेम पे,
तो आपको दिखेगा कि जो चीज यहाँ पे 50 रुपए का था, ये 672 का हुआ और फिर 300 रुपए का हो गया, मतलब 50%। अगर यहाँ से देखें तो ये 50% का डिक्लाइन है तकरीबन। तो यही तो डाउन साइड है। लेकिन अब फिर क्या हुआ कि ये 276 वाला अभी 2900 चल रहा है। इट मीन्स कि हमें क्या करना चाहिए, हमेशा किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर हमें एक लंबा टाइम अगर हम दे रहे हैं तो डेफिनेटली वहां से पैसा बनेगा। हाँ, बहुत सारे एग्जांपल ऐसे भी हैं, जैसे आप रिलायंस पावर का एग्जांपल ले के चल सकते हैं। अनिल अंबानी की कंपनी, जहाँ पे बहुत सारे सब्सक्रिप्शन हुए थे जब वो म्यूचुअल फंड उनका आया था, लेकिन उन्होंने पैसा बिल्कुल ही इन्वेस्टर का डुबाया हुआ है। तो एक आध एग्जाम्पल ऐसे होते हैं। तभी जब हम पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं अपना, तो उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए कि एक बास्केट बनाना चाहिए कि हमें किसी एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट हाउस के अंदर इन्वेस्टेड नहीं रहना है। हमें मल्टीपल कॉर्पोरेट हाउस और मल्टीपल सेक्टर, मल्टीपल कंपनी को लेना है। और बीइंग ए रिटेल इन्वेस्टर जिसका कॉर्पस तकरीबन 5 से 10 लाख के आसपास का है, तो साइक्लिकल के अंदर जाए ही नहीं, वो कंजम्पशन के ही अंदर ही रहे, उसका पैसा आराम से 30-25% के रेट से लॉन्ग टर्म में उसका ग्रोथ मिल जाता है। अब देख लीजिए ना, अब जैसे एक कंपनी है आपका एसी, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। अब एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ये एक क्रेन बनाती है। अब और अभी के टाइम में ये मार्केट लीडर है। 65 रुपए का भाव हुआ करता था 2006 में, 33, 40, 12 रुपए तक भी इवन गया। लेकिन अभी के डेट में 1400 रुपये चल रहा है। अब जिन्होंने पेशेंस दिखाया, जिन्होंने टाइम दिया, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट हुआ। तो ये तकरीबन आप देखिए 3480% का रिटर्न मिला है यहाँ पे। अब ये 3480% का रिटर्न कहाँ मिलता है? 2006 से 2024 तक। लेकिन ये मिला क्यों? क्योंकि यहाँ अगर जिन्होंने बैठा हुआ जो लोग बैठे होंगे, इवन ज्यादातर प्रोमोटर बैठते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उनको उसी का तो बेनिफिट मिल रहा है। तो हमेशा हमारे पास ना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, चाहे वो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करें या डायरेक्ट करें अपने रिसर्च के बेसिस पे, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक तो होता है कि आप, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो आप किसी के लिए जॉब कर रहे हैं, वहां से आपकी अर्निंग तो हो रही है। लेकिन ये अर्निंग आपकी ये अर्निंग आपकी तभी तक है जब आप जॉब कर रहे हो 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे। लेकिन बिजनेस के अंदर क्या है, जब आप सोते रहोगे ना तभी बिजनेस पैसा कमाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट इक्विटी के अंदर, बिजनेस के अंदर करके रखें। क्योंकि बिजनेस आप तो डायरेक्ट कर नहीं सकते, हम डायरेक्ट कर नहीं सकते 25-30 साल के एज के अंदर, क्योंकि अगर हम, प्लानिंग ही हमारा यही है कि हम जॉब करके हम वेल्थ क्रिएट करें, तो बिजनेस कैसे सोच सकते हैं। लेकिन हाँ, डायरेक्ट बिजनेस तो नहीं, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट वे में हम तो बिजनेस कर सकते हैं। हम किसी के बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इक्विटी लेकर रख सकते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है अपने वेल्थ को ग्रोथ कराने का। आप देखिए स्कॉट कुबोटा, जो कि ट्रैक्टर बनाती है, पहले इसका राजदूत भी आता था। अब देखिए 60 रुपए, 70 रुपए का प्राइस है, काफी टाइम तक रहा, 100-200 रुपए में काफी टाइम तक रहा। लेकिन कुछ पॉलिसीज के अंदर चेंज आया, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट चेंज हुआ, तो देखिए कुबोटा का प्राइस अभी 3000 रुपये चल रहा है। तो मतलब काफी सारे ऐसे स्टॉक हैं, जो कंपनियां हैं जिनका जब टाइम आता है तो वो जबरदस्त चलते हैं। जैसे कि एक सिक्का इंटर प्लांट है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है। अब ये डिफेंस सेक्टर के अंदर है। तो इस सेक्टर के अंदर जब कुछ भी नहीं था, तो देखिए 60-70 रुपए का प्राइस हुआ करता था। लेकिन जो लोग, उन्होंने पेशेंस दिखाया हुआ होगा, तो देखिए 160 वाला आज 1500 रुपये भी ट्रेड हो रहा है। तो अभी क्या है, इसका मार्केट कैप तकरीबन ओनली 6.6 बिलियन का है। तो काफी अभी भी छोटी कंपनी है, इसके पास अभी भी काफी ग्रोथ करने का चांस है। हाँ, लेकिन ठीक है, ये पता नहीं आगे चल के क्या करेगा, नहीं करेगा। वो सबका अपना एक कॉल हो सकता है, आपका अपना कॉल हो सकता है। लेकिन हाँ, ये सब कंपनी आप देख सकते हैं, डिफेंस सेक्टर को देख सकते हैं, क्योंकि चाइना का जो, हालांकि इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर चाइना का एक्सपोर्ट देखेंगे तो वो तकरीबन सारे सेक्टर के अंदर डबल डिजिट में है। भारत, बहुत सारा सेक्टर ऐसा है जहाँ पे 0.1% से भी बिलो है। तो जहाँ पे 1% से बिलो एक्सपोर्ट है, तो सोचिए कि अगर चाइना से 1% भी ले लेता है तो इनके पास ग्रोथ का कितना बड़ा चांस है। तो भारत अभी इन सब मामलों में बहुत ही अंडर पेनेट्रेटेड है। इनके पास ग्रोथ की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। और वर्ल्ड भी काफ़ी फेवर करती है भारत को, क्योंकि जो भारत का एक पॉलिटिकल टाई है दूसरे कंट्री के साथ, काफ़ी अच्छा है। तो बेसिकली ठीक है, मैं यही दिखाना चाहता था
कि जो आपका एसआईपी है ना, वो जबरदस्त वैल्यू क्रिएट करता है। हम सबको एसआईपी करना चाहिए, निफ्टी 50 के अंदर करना चाहिए, ईटीएफ के अंदर करना चाहिए, ब्लू चिप के अंदर करना चाहिए। हाँ, कुछ अगर हमें फंड्स भी लेके रखना है तो हम लेके, डायरेक्ट इक्विटी भी लेके रखना है तो हम लेके रख सकते हैं, रखना चाहिए। वो डेफिनेटली आपके वैल्यू को बढ़ाएगा अगर आप उसके अंदर टाइम देते हैं तो। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी आपको पसंद आएगा। अगर अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, इस वीडियो के अंदर मैं लिंक दे दूंगा जहाँ पे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका मतलब एसआईपी का जो वैल्यू है, अगर आप 10 साल 15 साल में अगर करना चाहते हैं, मतलब अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। वो एक वेबसाइट है, एसबीआई म्यूचुअल फंड सही है का, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं अपने प्लानिंग के लिए। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू।